फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था राणा सांगा, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी राणा सांगा का बाबर से संघर्ष, और इसमें हमने दो युद्धों की चर्चा की थी। पहला युद्ध हमने बताया आपको, वो था बयाना का युद्ध, बयाना युद्ध, ठीक है। दूसरा युद्ध हमने बताया आपको खानवा युद्ध, खानवा का युद्ध। हमने बयाना के युद्ध में हमने चर्चा की कि राणा सांगा ने बयाना के दुर्ग को जीत लिया था, ठीक है। अब राणा सांगा ने बयाना के दुर्ग को जीता, तो उस समय बयाना के दुर्ग का दुर्ग रक्षक था मेहंदी ख्वाजा, और अब्दुल अजीज के नेतृत्व में बाबर ने सेना भेजी थी। बयाना का दुर्ग रक्षक कौन था? मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा था, ठीक है। और इसी की हेल्प करने के लिए अब्दुल अजीज को भेजा, ठीक है। लेकिन इन दोनों को राणा सांगा ने इन दोनों को युद्ध में पराजित कर दिया, और ये दोनों हार गए और बयाना का दुर्ग जीत लिया। अब जब बयाना का युद्ध हुआ तो उस समय मोहम्मद शरीफ आए, उन्होंने भविष्यवाणी की कि बाबर की हार निश्चित है, बाबर नहीं जीतेगा। इसी प्रकार बाबर के ही एक सेनापति था, वो मैसूर खातिर ने भी ये कह दिया था कि बाबर का जीतना नामुमकिन है, राणा सांगा को पराजित करना नामुमकिन है। इस प्रकार उसने भी कह दिया। इस प्रकार बाबर की सेना का साहस पूर्ण रूप से टूट चुका था। इधर राणा सांगा ने एक पावती परवन भेज दिया, और इसने पावती परवन के अनुसार कि 28 राजा आ गए, राजा राजपूत जो थे वो 28 इसके उसमें शामिल हुए, जिनमें हमने पढ़े 28 के नाम पढ़े, ठीक है। उसके बाद इधर जो बाबर था, इसने अपनी सेना को बहुत सारा प्रलोभन दिया। इसने कहा कि हम शराब नहीं पियेंगे, इसने शराब के सारे बर्तन तोड़वा दिए। इसने कहा कि हम तमगा कर नहीं लेंगे। इसने कहा कि भाई हम जीते या हारे हम वापस जाएंगे काबुल, हम यहाँ नहीं रोकेंगे। तो इस प्रकार प्रलोभन देने के बाद इसने कहा कि यह युद्ध जो है यह धार्मिक युद्ध है, ठीक है। और इसने इस युद्ध को ही क्या घोषित कर दिया? जिहाद घोषित कर दिया था। इस प्रकार इसकी सेना तैयार हुई और युद्ध हुआ। अगला युद्ध हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, खानवा का युद्ध। तो आज हमारा बात करेंगे हम खानवा के युद्ध को। तो हमारी पहली हेडिंग है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी। इस युद्ध की बात करते हैं। अब इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति अपनाई। बाबर ने कौन सी पद्धति अपनाई? तुलगमा पद्धति अपनाई। तुलगमा पद्धति होती क्या? देखो, ठीक है। तुलगमा पद्धति में होता क्या है कि यहाँ सेना, ये सेना है और ये सेना युद्ध लड़ने आती है मैदान में, ठीक है। ये भी सेना है और ये भी सेना है। इन दोनों सेनाओं को रखा जाता है पीछे के लिए, थोड़ी थोड़ी सेना पीछे के लिए छोड़ दी जाती है, ठीक है। अब जब इस सेना का इस विशाल सेना से युद्ध हो रहा है, तो ये क्या करते थे कि ये थोड़े से लड़ रहे हैं, जैसे ही लगा कि अब इनकी शक्ति थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो ये सैनिक ऐसे इधर से आक्रमण करते थे,
ठीक है। और इस प्रकार इन आगे वाली सेना को ऐसा लगता था कि जैसे अब इनकी जो सहायक सेना है वो वापस वो सहायक सेना आ गई है, इसलिए ये इस युद्ध क्षेत्र से भाग जाते थे। ठीक है, तो इस पद्धति को ही क्या कहा गया, तुलगमा पद्धति कहा गया। अब इस युद्ध में इसने तुलगमा पद्धति का तो प्रयोग किया ही किया। इसके बाद इसने एक प्रयोग किया कि इसने ये तोप और लगवा दी। ठीक है, इधर ऐसे तोप खाने बिछवा दिए और तोपे लगवा दी। ठीक है, और इन तोपों का प्रयोग किया। तो बाबर ने उत्तर भारत में तोप खाने का प्रयोग किसने किया है, बाबर ने। ठीक है, दक्षिण में तो हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य में पहले ही प्रयोग हो चुका है। तो ये उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, उत्तर भारत में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग बाबर ने किया। ओके, अब ये बाबर की सेना की सजावट थी। ठीक है, अब इसके प्रमुख तोपची थे अली और मुस्तफा। ठीक है, इसके तोप खाने के प्रमुख तोपची कौन थे, तोपची थे अली और मुस्तफा। ओके, इस प्रकार ये इसकी जो बाबर की सेना की सजावट थी वो इस प्रकार की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेवाड़ की सेना की सजावट कैसी थी। तो एक बार हम पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मेवाड़ की सेना की बात करेंगे। बाबर ने तुलगुमा पद्धति का इस्तेमाल किया। बाबर ने तुलगुमा पद्धति का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसके साथ इसने क्या प्रयोग मिला है, इसने तोप खाना। तो इसके तोप खाना प्रमुख कौन थे, इसके तोप खाना प्रमुख अली और मुस्तफा थे। अली और मुस्तफा थे। ओके, तो ये इसके तोपखाना प्रमुख थे। अब यदि हम बात करते हैं मेवाड़ सेना की सजावट की, तो मेवाड़ सेना कैसे सजी हुई थी, मेवाड़ सेना की सजावट। ठीक है, मेवाड़ सेना में सबसे पहले होता है हरावल पक्ष। हरावल पक्ष, ठीक है, हरावल पक्ष होता है जो सबसे आगे आकर के युद्ध लड़ते थे। तो जब ये योजना बनाई जा रही थी तो युद्ध क्षेत्र में ही बनाई गई। तो उस समय कौन कौन को अरावल पक्ष में, तो पहला है कि चुंडावत जो होते थे वो रहते थे। तो रतन सिंह चुंडावत, उनको अरावल में लड़ने का पहले से ही वरदान मिला हुआ था। ये मान लो कि रतन सिंह चुंडावत ये पहले अरावल में लड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा सांगा चुंडावत, ठीक है, इसके अलावा जो झाला अज्जा और रावत जोगा थे वो भी इसी में लड़े। झाला अज्जा और रावत जोगा और अशोक परमार। ठीक है, इसके साथ हसन खान मेवाती का भी जिक्र आता है कि भाई हसन खान मेवाती भी लड़ा था। हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती जो था इसके पुत्र को बंदी बना लिया था बाबर ने और इसे कहा था कि भाई तुम युद्ध क्षेत्र से चले जाओ, तुम्हारे पुत्र को वापस भेज देंगे। तो हसन खान मेवाती ने कहा था कि नहीं, मैं स्वामी के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। ठीक है,
तो हसन खान मेवाती भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है। जब ये युद्ध बाबर जीत जाएगा तो इसने हसन खान मेवाती के मेवात क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, क्योंकि ये तो जो जो इस युद्ध में आए उन सबको हराएगा ना। चंदेरी का मैदनी राय उसको भी पराजित करेगा। तो ये सब लड़ने वाले थे अरावल पक्ष में। इसके साथ ही अरावल पक्ष में सबसे आगे कौन लड़ता था? राणा सांगा। अब ये अरावल पक्ष है, उसी प्रकार एक पक्ष होता है चंदावल पक्ष। चंदावल पक्ष, चंदावल पक्ष में लड़ने वाले कौन कौन थे? यदि हम चंदावल पक्ष की बात करें तो इसमें थे बाघ सिंह देवरिया, बाघ सिंह देवरिया, बाघ सिंह देवरिया के अलावा और थे करमचंद पवार, करण सिंह डोडिया, करमचंद पवार, करण सिंह डोडिया, ठीक है, झाला सज्जा, और झाला सज्जा के साथ थे उदय सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह। तो ये सभी जो थे ये चंदावल पक्ष में थे और चंदावल पक्ष की ओर से युद्ध लड़ा। सबसे पहला होता है अरावल पक्ष, उसके बाद होता है दायां पार्श्व और बायां पार्श्व, और चंदावल होता है सबसे अंत में। ठीक है, उसके बाद दायां पार्श्व में कौन कौन से थे? यदि हम बात करें दायां पार्श्व की, दायां पार्श्व में कौन कौन शामिल थे? यदि इनकी बात करें तो अकेराज सोनगढ़, ठीक है, और रायमल मेड़तिया। अकेराज सोनगढ़, रायमल मेड़तिया, ठीक है। ये जो थे ये किस में लड़ रहे थे? ये दायां पार्श्व में लड़ रहे थे। अब हम बात करते हैं बायां पार्श्व की, तो बायां पार्श्व में कौन कौन थे? बायां पार्श्व में थे महादेव, महमूद लोधी। बायां पार्श्व में कौन थे? मालदेव, महमूद लोधी, और कौन था? महमूद लोधी। इसके अलावा थे सलेदी तंवर, मेदिनी राय और नारायण दास। सलादी तंवर, और ये युद्ध क्षेत्र से ही चला गया। ठीक है, ये तो चला ही गया था। इसके अलावा था मेदिनी राय, और अंतिम कौन था? नारायण दास। ठीक है, तो ये इस प्रकार की सजावट थी मेवाड़ सेना की। ये अरावल पक्ष, चंदावल पक्ष, दायां पार्श्व और बायां पार्श्व। ओके, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस एक सेकंड रुकिए, पहले एक बार इसको सही कर दें, ऐसे तो कंफ्यूजन ज़्यादा हुआ। इधर लिखते हैं अरावल पक्ष। ये अरावल पक्ष के हैं, ये है चंदावल पक्ष, ठीक है। ये है आपका दायां पार्श्व, ये आपका है बायां पार्श्व। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो रफ करते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ सेना की ओर से पहला आक्रमण मालदेव की तरफ से किया गया। ठीक है, तो मेवाड़ सेना की ओर से पहला आक्रमण, मेवाड़ सेना की ओर से पहला आक्रमण किसने किया? मालदेव ने किया। ठीक है, मालदेव ने किया। अब राम मालदेव ने जब आक्रमण किया तो इसी के बाद इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो गया। ठीक है, तो राणा सांगा जब घायल हो गया तो राणा सांगा को युद्ध भूमि से निकाला भान सिंगावत ने। किसने निकाला? भान सिंगावत ने। और राणा सांगा के घायल होने पर उसका जो छत्र है, मुकुट जो है, उसको ऑफर किया गया कि भाई रतन सिंह जी आप इसको पहन ले, रतन सिंह चुंडावत को। तो रतन सिंह चुंडावत ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने पहले ही ये निर्णय कर दिया है कि हम कभी भी मुकुट को धारण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। और उनकी सलाह पर, उनकी राय पर यह मुकुट जो है वो झाला अज्जा को पहनाया गया और झाला अज्जा ने महाराणा सांगा के स्थान पर अपना क्षेत्र संभाला और झाला अज्जा की मृत्यु के बाद ही खानवा का युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो मेवाड़ सेना की ओर से पहला आक्रमण किया मालदेव ने। आगे हम जब बात करते हैं तो राणा सांगा के घायल हो जाने पर, सांगा के घायल हो जाने पर बाण, कौन सा? बाण सिंगावत। तो बाण सिंगावत ने सांगा को युद्ध क्षेत्र से निकाला, युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि घायल हो गया, तो सांगा के घायल होने के बाद मुकुट जो है वो किसको पहनाने की बात की गई? रतन सिंह चुंडावत को। किसको? रतन सिंह चुंडावत को। तो मेवाड़ी मुकुट, मेवाड़ी मुकुट रतन सिंह चुंडावत को, रतन सिंह चुंडावत को, ठीक है, रतन सिंह चुंडावत को पहनाने का आग्रह किया गया, पहनाने का आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया। पहनाने का आग्रह किया गया, परंतु उन्होंने मना कर दिया और उनकी सलाह पर और उनके सुझाव पर किसे? तो सादड़ी का जो था झाला अज्जा, तो झाला अज्जा को यह दायित्व सौंपा, झाला अज्जा को यह दायित्व सौंपा।
ठीक है। अब राणा जो सांगा है वो घायल हो गया है, तो अब राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर भी तो निकालना है, तो बाहर कैसे निकले, तो राणा सांगा को बाहर निकाला गया। ठीक है। और बाहर निकालने में इनका साथ किसने दिया, मालदेव ने, पृथ्वीराज कछवाहा ने और अखेराज सोनगरा ने। तो इनके संरक्षण में सांगा जो है वो बाहर आए। बाहर कहाँ आए, बसवा आए। ठीक है। मालदेव, मालदेव, पृथ्वीराज कछवाहा, पृथ्वीराज कछवाहा और अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा के नियंत्रण में, अच्छा देख रेख में, की सुरक्षा में सांगा को बसवा लाए, सांगा को बसवा लाए। ठीक है। सांगा बसवा आ गया। बसवा आने के बाद क्या हुआ, बसवा आ गया, लेकिन बाबर ने इनका पीछा करने के लिए भेजा कोकल दास को। किसको भेजा, कोकल दास को। तो बाबर ने सांगा का पीछा करने के लिए मोहम्मद कोकल दास, पीछा करने के लिए मोहम्मद कोकल दास को भेजा। ठीक है। मोहम्मद कोकल दास को भेजा गया। बाबर ने विजयी होकर के गाजी की उपाधि, अब लाला मारा गया तो बाबर विजयी हो गया, बाबर जीत गया यह युद्ध, तो उसने गाजी की उपाधि धारण की। और गाजी की उपाधि धारण करने के बाद उसने सभी जो वो थे काबुल के निवासी, उनके लिए एक एक सोने का सिक्का भिजवाया और कलंदर कहलाया। ठीक है। बाबर ने विजयी होकर, बाबर युद्ध में विजयी होकर बाबर ने युद्ध में विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की और क्या कि एक एक सिक्का भेजा था। ये अपन बाबर में लिखेंगे अगर मुगल इतिहास पढ़ेंगे, हाँ इंडियन हिस्ट्री में, तो ये याद रखना है कि कलंदर कहलाए, एक एक सोने का सिक्का भेजा था इसने। उसके बाद राणा सांगा जो था, इसे सांगा को बसवा में इसके पराजय की सूचना मिली। सांगा को बसवा में इसकी पराजय की सूचना मिली। इसकी पराजय की सूचना मिली। ठीक है। इसके बाद राणा सांगा ने घोषणा कर दी, उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं बाबर को पराजित नहीं कर दूंगा मेवाड़ नहीं जाऊंगा। ठीक है। इसने भी प्रतिज्ञा कर ली। तो सांगा ने बाबर को पराजित करने तक मेवाड़ नहीं जाने और मेवाड़ी पगड़ी नहीं पहनने की प्रतिज्ञा कर ली। सांगा ने बाबर को पराजित करने, सांगा ने बाबर को
पराजित करने तक मेवाड़ नहीं जाने और पगड़ी नहीं पहनने की प्रतिज्ञा कर ली। ठीक है, इसलिए प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं बाबर को पराजित नहीं कर लूँगा तब तक मेवाड़ नहीं जाऊँगा, तब तक मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा, मेवाड़ी पगड़ी। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं इससे आगे। ठीक है, तो रब करते हैं इसको। अब बात करते हैं इसके आगे की। ठीक है, अब बाबर जब यहाँ जीत गया तो उसने चंदेरी जाने के लिए सूचना भेज दी कि भाई चलो बाबर चंदेरी आ रहा है। तो सांगा ने कहा कि अच्छा चंदेरी आ रहा है तो चलो, फिर सबको उसने बोला कि भाई सब आ जाओ सहयोगी, और सभी सहयोगियों को कालपी में बुलाया। कहाँ बुलाया है? कालपी में। कालपी में आ जाओ सभी, अब इसको यहाँ हराएंगे चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, तो बाबर के चंदेरी जाने की सूचना पर राणा सांगा ने अपने सभी जो सहयोगी थे उनको कालपी आमंत्रित किया। राणा सांगा ने अपने सभी सहयोगियों को कालपी में आमंत्रित किया। ठीक है, अब कालपी में आमंत्रित किया, उसने कहा कि भाई अब युद्ध होगा। तो मेवाड़ के सामंत जो थे वो इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि अगर अब युद्ध हुआ तो मेवाड़ का सर्वनाश निश्चित हो जाएगा, क्योंकि अगर मेवाड़ हारा तो मेवाड़ सब कुछ खो देगा। तो इस कारण मेवाड़ के करमचंद पवार और रतन सिंह चुंडावत ने रीच में राणा सांगा को जहर दे दिया, और जहर दे दिया। इसके कारण 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का निधन हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो माना जाता है कि इस संभावित युद्ध से मेवाड़ के सर्वनाश की आशंका को देखकर मेवाड़ के सर्वनाश की आशंका को देखकर ठीक है, मेवाड़ के सर्वनाश की आशंका को देखकर करमचंद पवार और रतन सिंह चुंडावत ने करमचंद पवार और रतन
सिंह चुंडावत ने सांगा को इरीच में रीच में जहर दे दिया। रीच में जहर दे दिया। तीस जनवरी 1528 को सांगा का निधन हो गया। ठीक है, सांगा का निधन हो गया। मांडलगढ़ में उनकी छतरी और बसवा में उनका चबूतरा है। मांडलगढ़ में उनकी छतरी और बसवा में उनका चबूतरा है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा राणा संग्राम सिंह जो है वह समाप्त हो गया। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास बस इतनी सी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय श्री श्याम।